हे गाइस, अगर आपने इस सीरीज़ का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाकर पहला पार्ट देखें, तभी आपको इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट समझ आएगा। वेल, अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज़। मेगन, जो कि बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई थी, उसके चेहरे से पसीना गिर रहा था। वो कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू ऐसा लग रहा है कि बस गिरने ही वाले हैं, और क्लियरली दिख रहा था कि वो किस तरीके से खुद को कंट्रोल करके बैठी हुई है। वो चिल्लाना चाहती थी, वो रोना चाहती थी, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ से बस भागना चाहती है, पर स्टिल वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वेल, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने नोटिस करी थी, सेम वैसे ही उस विजिटर ने, वो आदमी जो मेरे पीछे खड़ा था, उसने भी नोटिस कर ली थी। और वो धीरे धीरे मेगन के पीछे चला जाता है। मेगन अब और ज़्यादा डरने लग जाती है। मेगन की रिएक्शन देख के क्लियरली दिख रहा था कि वो अब बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। वो आंखें बंद कर रही थी, वो ऐसे अपने अपने हाथ को ऐसे ज़ोर से दबा रही थी, और उसके एक्सप्रेशन पूरे चेंज हो रहे थे, क्योंकि मेगन को भी अब वो बदबू आ रही थी जो शुरू में मुझे आने लग रही थी। वही सेम बदबू, किसी के सड़ने की, किसी के वॉमिट की, और बहुत गंदी बदबू। मेगन से कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सर में दर्द हो रही है। कि तभी मैं मेगन को बोलता हूँ, मेगन तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी से भाई, खेलना है यार, क्या कर रही हो। मेगन अभी भी कुछ मूव नहीं कर रही है। वो बस बैठी हुई है, और वो खुद को बस ऐसे कर रही है। मतलब वो कुछ बोल नहीं रही, कुछ देख नहीं रही, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मैं एकदम से मेगन का हाथ पकड़ता हूँ और बोलता हूँ, मेगन। कि तभी उसका आँख खुलती है और मुझे देखती होती है। हाँ भाई। मैं बोलता हूँ कि मेगन यार, तुम्हें नहीं चलना, तुम्हें स्किप कर देनी है तो तुम्हारी बारी चले जाएगी, हम सब खेलते रह जाएंगे और तुम हार जाओगी हर बार की तरह। हाँ, लूज़र बनना अच्छा लगता है तुम्हें हर बार, फिर तुम रोती रहोगी। जिस पे मेरे जो बाकी दोनों भाई थे वो भी कंटिन्यू हो जाते कि हाँ तुम ये, हमेशा फिर रोने लग जाती है, फिर बोलती है ये कर लूँगी वो कर लूँगी, फिर ऐसे ही रोते रोते घर पे जाती है। रोतड़ू है तो रोतड़ू एक नंबर की। ऐसे उसे चिढ़ाने लग जाते हैं, जिससे कैसे भी करके उसका बस ध्यान हट जाए वहाँ से। शायद हम हमारी चाल में कामयाब हो भी रहे थे। मेगन धीरे धीरे हमें बोलने लग जाती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोती नहीं हूँ। जिस पे गैरी बोलता है, रहने दे यार, तू ना बहुत रोती है, तू हमेशा तो मुझसे लड़ती रहती है, एक नंबर की रोतड़ू है तू क्राई बेबी है, क्राई बेबी। उसे चिढ़ाने लग जाते हैं। जिस पे मेगन फिर बोलती है कि तुम मुझे फालतू मत बोलो, ठीक है ना, मैं रोती नहीं हूँ। तो फिर हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर गेम चलो और जीत के दिखाओ। मेगन अब वापस लेती है और डाइस फेंक देती है। नंबर आता है 2 और 4, 6। जिस पे हम बोलते हैं अरे वाह, 6 नंबर आ गया, क्या बात है। फिर उसके बाद मेगन धीरे धीरे अब गेम में इन्वॉल्व होने लग जाती है। शायद वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग से वो सब चीज़ें हट गई थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो आदमी है वो सारी चीज़ें इतने आसानी से हटने दे। वो अचानक से मेगन के पास आता है और ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन इस बार ये आवाज़ किसी आदमी की नहीं थी, ये आवाज़ थी किसी जानवर की चिल्लाने की। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डॉग है जो कि बहुत दर्द में है और वो मदद मांग रहा है। वो ऐसे इस टाइप से चिल्ला रहा था। मेगन जैसे ही वो सुनती है, उसे वापस से एकदम से वो सारी चीज़ें याद आ जाती है जो अभी गेम खेलते खेलते सब भूल गई थी। उसे एकदम से हिट कर जाता है कि हाँ, मेरे तो पीछे कोई है, मुझे तो किसी को इग्नोर करना है। और वो फिर वैसे ही सेम उसके हाथ फिर से कांपने लग जाते हैं। मैं मेगन को बताना चाहता था कि प्लीज़ 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 कुछ हिलना मत, प्लीज़ कुछ मूवमेंट मत करना प्लीज़। मुझे नहीं पता है आदमी क्या करेगा, बट जो भी करेगा ये बहुत डेंजरस है। वेल, मेगन ने कैसे तो करके खुद को फिर भी कंट्रोल में लाया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी स्ट्रांग है। मुझे सीरियसली लगता था कि कभी कभी आपको ख्याल आता है ना कि अगर आप नहीं होंगे तो आपके छोटों का, आपकी बहन भाई का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, या फिर उनको कहीं अकेले जाना हो तो वो कैसे जाएंगे। आपको तो उनकी केयर करनी पड़ेगी, हमेशा आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे हमेशा मेगन के लिए ऐसा लगता था, बट आज उसने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, मुझे पता चला कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर एंड आई रियली होप कि ये सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएं। वेल, अब वो आदमी जो होता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसे गुस्से में आने लग जाता है। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था गुस्से में था कि वो एक्साइट हो रहा था। वो हंस भी रहा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कि गुस्से में। अब अचानक से मेगन जहाँ बैठी होती है उसी साइड उस आदमी के बॉडी से धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स नीचे गिरने लग जाते हैं। 2 आँखें नीचे गिर जाती है, जीभ नीचे गिर जाती है, उसका नाक नीचे गिर जाता है, उसके कान नीचे गिर जाते हैं। मेगन वो देख के बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उसकी हर जगह गड्ढा सा हो गया था। मतलब आंखें नहीं है तो आंखों के यहाँ पे पूरा गड्ढा है, नाक नहीं है तो यहाँ पूरा गड्ढा हो चुका है। और फिर अचानक से जो गड्ढे थे उनमें से खून बहना शुरू होता है और वो खून धीरे 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 करके मेगन के ऊपर गिरने लग जाता है। मेगन ये बैठी हुई है और उसके लिटरली यहाँ से खून आ रहा है। मेगन ऐसे करती है कि बहुत पसीना आ रहा है यार, थोड़ा ऐसे करके, और वो जब हाथ में देखती है तो उसके खून होता है। मेगन उसे देखते ही ऐसा लगता है कि वो जस्ट चिल्लाने वाली है कि तभी मैं एकदम से चिल्ला के बोलता हूँ, मामी जी कहाँ हो, बहुत भूख लग रही है, आप कुछ ला क्यों नहीं रहे हो, जल्दी लाओ, मेगन को देखो कितनी भूख लग रही है। मेगन, मैं उसे एकदम से पकड़ लेता हूँ
उसके हाथ ऐसे पकड़ लेता हूँ, छुपा देता हूँ अपने हाथों में ऐसे, मतलब उसके हाथ पकड़ के ऐसे कर देता हूँ और मैं उससे बोलता हूँ कि सब ठीक है ना, तू ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही, सब ठीक है ना, तू टेंशन मत ले, सब कुछ आ रहा है मामी जी, अभी मुझे पता है तुझे बहुत भूख लग रही है, बट प्लीज़ कंट्रोल कर खुद को प्लीज़, अभी अभी तू चिल्ला मत, मैंने मामी जी को बोल दिया है, वो भी लाती होंगी। मेगन कैसे तो करके बस मुझे देखे जा रही है और लिटरली वो आंखों से मुझे बताना चाह रही है कि भाई बहुत डर लग रहा है भाई, भाई प्लीज़ यहाँ से चल भाई, भाई आदमी बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है भाई। वो लिटरली ऐसी प्लीड कर रही थी मेरे सामने कि प्लीज़ यहाँ से चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। जिस पे गैरी मेगन का ऐसे कंधा पकड़ के बोलता है कि मेगन तू टेंशन मत ले, मैं तू चाहती है तो मैं जाके बुलाऊँ मम्मी को। जिस पे मेगन बोलती है नहीं, कोई मुझे छोड़कर मत जाओ। वेल अब हम बोलते हैं कि मेगन अब तुम्हारी बारी है चलने की। मेगन का 6 आया होता है तो मैं ऐसे ही उसकी लाल कलर की गोटी होती है उसे पकड़ के ऐसे 6 में रख देता हूँ, जिस पे आया होता है कि मेगन ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है। तो मैं पूरे माहौल को हल्का करने के लिए बोलता हूँ कि अरे वाह मेगन, तुमने तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया, चलो असली में तो तुम जीतने से रही जो तुम्हारा चेहरा है, कम से कम गेम में ही सही। जिससे सुनकर मेरे दोनों भाई हंसने लग जाते हैं। ऑल्दो मेरा जोक इतना फ़नी नहीं था, बट हम तीनों बस कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल कर सके मेगन के लिए। अब मेगन भी देखते देखते हंसने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, मैं जीत सकती हूँ कॉन्टेस्ट। जिस पे हम तीनों अरे ठीक है तुम नहीं जीत सकती, चेहरा देखा तुमने, शीशा देखा है कभी। फिर वही भाइयों वाली मस्ती कि हम उसे जोक मार रहे हैं, उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल मैं भले ही यहाँ पे नया हूँ, लेकिन रॉबर्ट और गैरी को अच्छे से आइडिया है, उनके साथ ये सारी चीज़ें पहले भी हुई है, तो उनके लिए थोड़ा सा नॉर्मल है कंपेयर टू मेरे और मेगन के। तो और ज़्यादा मेगन को इन सारी चीज़ों से मतलब एकदम डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोले जा रहे हैं कि यार रहने दे यार मेगन, तू नहीं जीत सकती भाई, तू तो पागल है, तू चेहरा देगा अपना, तू कैसे जीतेगी। और मेगन फिर वही रूठ रही कि अरे यार तुम चुप रहो, ठीक है ना, ऐसे मत बोलो फालतू में, मैं एक तो तुम्हारे घर आती हूँ, ऊपर से तुम फिर मुझे ऐसे ऐसे बोलने लग जाते हो, मेरे को घर जाना है। और ऐसे ऐसे करते हुए कॉन्वर्सेशन चल रही है, कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तभी मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ती है। और इस समय वो आदमी जिस तरीके से दिख रहा था ना, मैं सच बता सकता हूँ, मैं आज तक मुझे उस चीज़ के सपने आते हैं, क्योंकि जो गड्ढे उसके बॉडी पार्ट्स में हुए पड़े थे, आंखों की जगह, कान की जगह, नाक की जगह, उन सबसे धीरे धीरे से कीड़े से बाहर आने लगे थे। उसकी स्किन के अंदर से वो कीड़े ऐसे चल रहे थे और आंखों से बाहर आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था एकदम से। मतलब मैं बस अभी मेगन को देख रहा था और मेरी एक नज़र ऐसे पड़ी उस पर और मैं ऐसे हिल गया। मुझे ऐसा लगा था कि मैं अभी बस चिल्लाने वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं चिल्लाता, लेकिन कोई और चिल्लाता है, मेरी मामी जी। वो खाना लेकर आ ही रही थी, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि मामी जी आओ ना जल्दी, मेरे को खाना चाहिए, और वो बस खाना लेकर आ ही रही थी कि शायद उनकी नज़र भी उस आदमी पर पड़ जाती है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। और जो उनके हाथ में खाना था वो पूरी तरीके से नीचे गिर चुका था, ज़मीन में पूरी जगह चीज़ फैल चुका था, डोरिटोस, नाचोस जो भी थे सब कुछ फैल चुके थे। और जैसे वो चिल्लाती है, वो आदमी एकदम से मामी की तरफ मुड़ता है और पता नहीं क्यों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो हंसने लग जाता है, वो यहाँ वहाँ दौड़ने लग जाता है। हम चारों यहाँ बैठे थे, बीच में बोर्ड था, हम चारों उसके इर्द गिर्द बैठे थे और वो हमारे चारों तरफ दौड़ रहा है, खुशी से हंस रहा है, चिल्ला रहा है। और मामी जी बहुत ज़्यादा रो रही थी। गैरी भी एकदम से बहुत टेंशन में आ चुका था और रॉबर्ट उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि गैरी गेम खेलो, तुम्हारी बारी है। गैरी को समझ नहीं आ रहा, गैरी रॉबर्ट को देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि गैरी अब जस्ट रोने वाला है। ये दोनों अभी तक एकदम ऐसा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन गैरी अब बहुत टेंशन में था। ऐसा लग रहा था कि बस वो अब फूट जाएगा, रो रो के फूटने वाला था कि रॉबर्ट उसे संभाल रहा है कि गैरी गेम खेलो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी बारी है, जल्दी करो, पूरी गेम कंप्लीट करनी है। गैरी कैसे तो करके गेम खेल रहा है, वो डाइस फेंक रहा है और मामी जी वहाँ रोने लग रही है बहुत ज़ोर से। वो आदमी धीरे धीरे मामी जी के पास जाता है। मामी जी खुद नीचे फ्लोर में गिरी पड़ी है, वो ऐसे रेंगते हुए पीछे पीछे जा रही है और वो आदमी उतनी स्पीड से मामी जी के पास आ रहा है, सेम उसी गंदे चेहरे के साथ। वो अब मामी जी को देखता है और बोलता है कि गॉट यू फाइनली, यू हैव बीन ट्रैप्ड। इस पे मामी जी रोते हुए कहती है कि प्लीज़ 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 मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे छोटे से बच्चे, प्लीज़ कुछ मत करो प्लीज़। मामी जी गिड़गिड़ा रही है। मामी जी अपने घुटनों में बैठ के अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने बस भीख मांग रही है। वो आदमी अब एकदम से मामी जी के करीब आके बोलता है, यू ऑलरेडी नो अबाउट द रूल्स, यू हैव टू फॉलो देम, एंड नाउ दैट यू हैव ब्रोक वन रूल, आई हैव टू पनिश यू। जिसके बाद मामी जी एकदम से नॉर्मल हो जाती है। शायद उन्हें समझ आ गया था कि अब कुछ भी कर लो यह आदमी नहीं छोड़ेगा, जो पनिशमेंट होगी वो मामी जी को सहनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी। वो आदमी मामी जी को एकदम से अपने कंधे में उठा देता है। मामी जी भी अब बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी जैसे बेजान व्यक्ति नहीं होता
कि बस सांस ले रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा, भागने की कोशिश नहीं कर रहा, भीख नहीं मांग रहा, छूटने की कोशिश नहीं कर रहा। सेम वही हाल मामी जी के भी हो चुके थे। और वो आदमी उसे कंधे में उठाता है और नीचे जो बेसमेंट होता है वहाँ पर ले जाता है। जैसे ही बेसमेंट का दरवाज़ा बंद होता है, मतलब वो दोनों नीचे चले गए हैं, मैं एकदम से हिल के बोलता हूँ कि ये क्या हुआ, वो मामी जी को कहाँ लेकर गए। और वहीं पर रॉबर्ट और गैरी दोनों रोने लग जाते हैं। मामा जी भी दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि ज़मीन पे सिर्फ प्लेट्स गिरी हुई थी, खाना गिरा हुआ था और उनकी वाइफ वहाँ पर नहीं थी। मामा जी खुद ज़मीन पे गिर जाते हैं। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और वो बहुत ज़्यादा दुख में है, वो सैड है। मैं मामा जी को बोलता हूँ कि हमें नीचे जाना चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए, वो मामी जी को ले गया, कुछ भी कर सकता है। जिस पे रॉबर्ट और गैरी बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, माँ अब जा चुकी है। मैं बोलता हूँ कि तुम सब पागल हो क्या, वो मामी जी को लेके गया है, वो हम उसका सामना करेंगे, हम सब इतने सारे, हम मिल के उसे कुछ तो करेंगे। लेकिन वही मामा जी बोलते हैं कि रॉबर्ट सही कह रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ सो हुआ, एमी अब वापस नहीं आने वाली। बेटर है कि तुम सब भी वही करो जो अभी तक करते आए हो, तुम अपनी गेम खेलो, मैं किचन में जाके खाना बनाऊंगा, क्योंकि वो आदमी कभी भी वापस आ सकता है और अगर उसने हमें इस हालत में देखा तो हम सब पकड़े जाएंगे और फिर वो हम सबको पनिश करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या बोल रहे, क्या फैमिली है ये। मेरे दो भाइयों की माँ की जान खतरे में है, मेरे मामा जी के वाइफ की जान खतरे में, और ये तीनों ऐसा कर रहे हैं कि मतलब कि कुछ नहीं कर सकते हम। कैसे कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो ट्राई तो कर सकते हैं, बिना ट्राई करे कैसे पता चलेगा। मैं उठता हूँ, मैं अपनी चेयर से उठ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि तुम चाहे कुछ भी ना करो लेकिन मैं करूँगा। मैं बेसमेंट की तरफ जाने लगता हूँ कि तभी मामा जी बोलते हैं कि चुपचाप अपनी चेयर में बैठ जाओ, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं होगी बट तुम्हें बाकियों की जान की परवाह करनी चाहिए। तुम्हारी मॉम जिनकी हालत वहाँ बहुत बुरी है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, वो मेरे भरोसे तुम्हें छोड़ कर गई है ना, क्या बोलूँगा मैं उनको। और तुम्हारी ये छोटी सी बहन, क्या लगता है तुम्हें, तुम वहाँ जाओगे और अपनी मामी जी को छुड़ा कर ले आओगे, इतना आसान है। और अगर तुम नहीं छुड़ा पाए तो उसके बाद वो तुम्हारी बहन के पास आएगा और अब तुम भी नहीं होंगे उसे बचाने के लिए। क्या तुम्हें चलेगा ये सब। फिर मैं कितना भी इन सब के अगेंस्ट चले जाऊँ, लेकिन मामा जी जो भी कह रहे थे वो सही था। मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो अगला नंबर मेरी बहन का ही होगा और ये मुझे क्लियरली पता था। मैं चुपचाप वापस अपनी चेयर में आकर बैठ जाता हूँ। गैरी और रॉबर्ट कैसे तो करके अपने आंसू पोंछते हैं और फिर से नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं कि गेम को कंटिन्यू करो। बारी रॉबर्ट की थी। रॉबर्ट वापस से डाइस फेंकने लग जाता है। मामा जी वापस से किचन में चले जाते हैं और हम वापस से गेम खेलना चालू कर देते हैं कि तभी बेसमेंट से किसी के ऊपर आने की आवाज़ आती है। हम सबकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, खासकर मेरी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मामी जी आएंगे और किस रूप में आएंगे, क्या हाल होंगे उनके, कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं गेम भी नहीं छोड़ सकता था। मैं गेम चल रहा हूँ, हम सब गेम खेल रहे हैं कि तभी मामी जी बाहर आ जाती हैं। थैंक गॉड, मेरे को फाइनली थोड़ा रिलीफ मिलता है कि मामी जी एकदम सेफ़ थी। उनके चेहरे में एक भी खरोच का भी निशान नहीं था। और वो आती हैं और जो उन्होंने नीचे पूरी डिशेस जो गिराई होती है, डिशेस तो क्या मतलब चीज़ और वो सब डोरेटो वो सब साफ़ करती हैं और वो जाके किचन में रख देती हैं। और फिर वापस से लिविंग रूम जहाँ हम खेल रहे थे वहाँ पर आ जाती हैं और फिर हमें देख के थोड़ी सी मुस्कुराने लग जाती हैं। मुझे लगता है कि शायद वो आदमी चला गया है और अब शायद मामी जी ठीक है एकदम, मतलब मामी जी हंस रही हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है ना। लेकिन एक मिनट, वो आदमी कैसे जा सकता है, वो आदमी तो ऊपर आया ही नहीं है। ये तभी अचानक से मैं मामी जी की साइड देखता हूँ तो मामी जी हंसते हंसते, मतलब पहले वो छोटी स्माइल से धीरे धीरे बड़े होने लगती है और एक समय आता है कि वो स्माइल इतनी बड़ी हो जाती है कि उनके एक कान से दूसरे कान तक वो स्माइल कर रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी और स्केरी था। और मामी जी हमें देख के ऐसे गर्दन ऐसे कर दिया और बस हंसे जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मामी जी क्या कर रही है, मामी जी के साथ क्या करा है उस आदमी ने। फॉर श्योर मामी जी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी और हमें से किसी को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। हम अपनी गेम खेल रहे हैं, मामा जी वहाँ से बोल रहे हैं बच्चों खाना रेडी है, आ जाओ खाना खाएंगे हम सब। और हम सब बोल रहे हैं बस थोड़ी सी देर, गेम कंप्लीट होने वाली है। कि तभी मामी जी वापस हमारे पास आती है और हम सबको देखकर बोलती है कि मुझे जितना देखना है देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। और वैसे ही उसी क्रीपी सी स्माइल के साथ मामी जी मुड़ती है और मेन गेट से बाहर चले जाती है। मेन गेट जैसे ही बंद होता है अचानक से पूरे घर में सन्नाटा हो जाता है और फिर आती है आवाज़ रोने की। किचन से मामा जी के रोने की आवाज़ आती है। जब तक मैं प्रोसेस कर पाता कि मामा जी रो क्यों रहे, तब तक यहाँ पर रॉबर्ट भी रोने लग जाता है और गैरी भी रोने लग जाता है। ये तीनों बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, बहुत ज़ोर से। पूरी रात ये लोग रोते रहते हैं।
मैं और मेरी बहन दोनों एक दूसरे के पास बैठकर बस सदमे में थे। हमें लिटरली समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, कैसे पूरा टाइम बीत गया, कब ये सब रोने के बाद नॉर्मल भी हो गए, कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। सुबह हो जाती है, हम में से कोई सोया हुआ नहीं था और फिर अचानक से गेट के बाहर एक नॉकिंग की आवाज़ आती है। बट ये 1 2 3 4 5 नहीं थी, बल्कि कोई कॉन्टीन्यूसली नॉक कर रहा था, बेल बजा रहा था और आवाज़ दे रहा था। और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे डैड की थी। मैं जाता हूँ, भाग कर जाता हूँ, गेट खोलता हूँ, देखता हूँ तो बाहर डैड गाड़ी में बैठे हुए थे मॉम के साथ और बोलते हैं कि अरे बच्चों, उठ गए तुम इतनी सुबह सुबह, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं और मेरी बहन दौड़ते हुए सीधा डैड के पास जाते हैं और उन्हें ऐसे गले लगा लेते हैं। हमें देख के ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वहीं पर मामा जी भी बाहर आ जाते हैं। मामा जी बोलते हैं कि अरे तुम तो 3-4 दिन बाद आने वाले थे ना। जिस पे डैड बोलता है कि हाँ, लेकिन रोड की हालत थोड़ी ठीक हो गई थी तो मैं सोचा आ ही जाता हूँ, और बच्चे भी तुम्हारे पास कब से पड़े हुए हैं, हम ले जाता हूँ इन्हें साथ में, वैसे भी इन्होंने तंग कर दिया हुआ है ना। जिस पे मामा जी हंस के बोलते हैं अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। मम्मी पूछते हैं कि मामी जी कहाँ पर है, एमी कहाँ पर है। तो मामा जी बताते हैं कि आज सुबह ही वो अपनी मम्मी के पास चले गई हैं और वो अब कुछ दिनों बाद ही वापस आएंगी। जिस पे बोलते चलो ठीक है। मैं और मेरी बहन अपने मॉम डैड को बताने की कोशिश करते हैं कि कल क्या हुआ था। हम ऐसे बहुत डरे हुए थे, पहले तो हम बोल ही नहीं पा रहे थे कि तभी मामा जी बोलते हैं कि बच्चों तुम ना रात को हॉरर मूवीज़ मत देखा करो, फिर उसके बाद देखो तुम्हारा क्या हाल होता है, कितना डर चुके हो तुम लोग, तो आगे से कभी हॉरर मूवी नहीं देखनी, ठीक है। जिसमें मैं अपने डैड को बताने की कोशिश करता हूँ कि डैड हमने कुछ ऐसा देखा, एक आदमी जिसके चेहरे पूरी तरीके से पिघल रहा था, वो गिर रहा था, उससे बहुत गंदी बदबू, उसकी जीभ, वो कुछ भी बोलते जा रहा था। जिसपे गैरी आके बोलता है कि क्या यार तुम अभी से इतना सही डर गए। और फिर वो मेरे डैड के पास जाता है और बताता है कि हमने कल रात को हॉरर मूवी देखी थी, जिसमें एक आदमी एक फैमिली के पास आता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है। फैमिली उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर जब इग्नोर नहीं कर पाती तो वो एक औरत को अपने साथ ले जाता है। और वही मूवी देखकर ये लोग इतना डर चुके हैं कि तब से बस हमें भी यही बोले जा रहे हैं कि ये सब असली में हुआ है, असली में हुआ है। गैरी की बात काटते हुए मामा जी बोलते हैं इसलिए मैं कहता हूँ तुम सबको कि रात को हॉरर मूवी नहीं देखनी चाहिए, आगे से कोई भी हॉरर मूवी नहीं देखेगा, समझे। जिस पे मेरे डैड बोलते हैं अरे बच्चों पे गुस्सा मत करो, बच्चे हैं, इनका तो काम ही है हॉरर मूवी देख के उन सबको असली मान लेना, छोड़ो उन सबको, तुम दोनों चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, अब जाना है, तुम्हारी मॉम को भी जल्दी से घर पहुंचाना है, वैसे भी देखो कितने दिनों बाद आ रही है हॉस्पिटल से, चलो जल्दी बैठो। हम दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं और फिर डैड हमें घर ले जाते हैं। अब जैसे ही गाड़ी आगे जाने लग जाती है हम मुड़कर मामा जी और उन दोनों को देखते हैं, कैरी और रॉबर्ट को। वो तीनों हमें देखकर ऐसे खुशी से हाथ हिला रहे थे। वो खुश तो नहीं थे, वो भले ही स्माइल कर रहे थे, बट उनके दिल का दर्द हम दोनों को पता था। उन्होंने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बताने से मना करा था, लेकिन हम बच्चे थे, हमारे सामने हमारे मॉम डैड जब आए हम सब भूल गए, हम उन्हें सब चीज़ बताना चाहते थे। और ऐसे ही हुआ, घर पहुंचने के बाद भी हम उन्हें बताते रह गए, मतलब हम उन्हें कन्विंस करने में ही लगे, हम उन्हें बताए जा रहे हैं कि ऐसा हुआ था, सच में हुआ था, सच में हुआ था। पर मॉम डैड बिल्कुल ही बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट एक बार डैड मेरे पास आकर बैठते हैं, बोलते हैं तुम मुझे बताओ, क्या मैं तुम पे बिल्कुल भरोसा करता हूँ, बताओ। तो मैंने बताया कि एक आदमी था, वो अंदर आया था और वो हर साल आता है। तो डैड पूछते कि अच्छा तो उसे आने क्यों दिया और पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं करी। अगर वो किसी को इतना हर्ट करता है और किसी के साथ ऐसे बुरी तरीके से व्यवहार करता है तो फिर उसे आने ही क्यों दिया, हम गेट बंद भी तो कर सकते थे ना। और अगर वो सही में तुम्हारी मामी जी को ले गया है तो फिर अभी तक पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं हुई। जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मुझे नहीं पता था कि उसे अंदर क्यों आने दिया था, मुझे नहीं पता था कि हम सब उस घर में क्यों थे। जब भी मुझसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता मैं वहाँ पे चुप हो जाता और फिर वो बोलते देखा तुम्हारे पास आंसर ही नहीं है किसी चीज़ के, तो हम कैसे मान लें कि ये सब सच है। वेल कुछ दिनों बाद खबर आती है कि मामी जी और मामा जी के बीच में डिवोर्स हो गया और मामी जी हमेशा के लिए ये देश छोड़कर चली गई है। मॉम बहुत दुखी थी कि उनके भाई का डिवोर्स हो गया, इतनी अच्छी फैमिली थी, इतना सब था। रॉबर्ट और गैरी को भी बार बार हम हमारे घर बुलाते थे, वो आते थे, उनसे जब भी पूछते थे कि तुम्हारे डैड ठीक है ना, तो कहते थे हाँ ठीक है, बस कभी कभी फ़ोन में मॉम के साथ बात कर लेते हैं, बाकी ठीक है। हम भी हमेशा करते रहते हैं उनसे बात। तो मेरे डैड पूछते कि जब हम करने की ट्राई करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाती, जिस पे रॉबर्ट और गैरी के पास कोई आंसर नहीं होता। वेल वो कितना ही झूठ बोलते, क्या ही बोल देते। एक टाइम आता है जब मैं और मेगन ये चीज़ समझ जाते हैं कि हम पे कोई विश्वास नहीं करने वाला। धीरे धीरे हम सब बड़े होने लग जाते हैं। अब आज की टाइम बताऊं तो मैं 30 साल का हो चुका हूं और मेगन 24 की है। हमने लास्ट टाइम रॉबर्ट और गैरी को 3 साल पहले देखा था, जब मामा जी की डेथ हुई थी। हम सब उनके डेथ पर गए थे, उनके फ्यूनरल पर गए थे, तो वहाँ हमने रॉबर्ट और गैरी को देखा था। वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और काफ़ी मैच्योर भी। फिर हम उनसे मिले भी जाकर, लेकिन मैंने और मेगन ने वो बात नहीं छेड़ी जो कि कई साल पुरानी थी। जब ये सब हुआ था तब मैं 10 साल का था और मेगन और भी छोटी थी। और हम नहीं चाहते कि अब पास्ट को लेकर बार बार वही बातें करते रहे। उसके बाद से काफ़ी रेगुलरली मैं और मेगन रॉबर्ट और गैरी से मिलना शुरू हो गए थे वापस से। बट हम जब भी मिलते हैं कभी भी
पुरानी बातें बिल्कुल भी नहीं करते, मामी जी के बारे में नहीं करते, उस आदमी के बारे में भी नहीं करते। हम उनसे ये भी नहीं पूछते कि क्या वो अभी भी आता है तुम्हारे घर में, कुछ भी नहीं। और वो भी सेम, वो भी इस बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करते। और ऐसे करते करते आज का दिन है, अब हम 30 साल के हो गए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अगर मैं ये सब बातें करता ही नहीं हूँ तो मैं आप सबको ये बातें क्यों बता रहा हूँ अचानक से, वो भी इतने सालों बाद। दरअसल पिछली रात को मुझे मेगन की कॉल आई थी। मैंने मेगन की जब कॉल उठाई तो वो बहुत डरी हुई थी। मैं मेगन से पूछता हूँ कि मेगन क्या हुआ। तो अब मेगन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती है। उसका बॉयफ्रेंड मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। तो ये दोनों साथ में ही रहते हैं, तो मतलब अलग घर में रहते हैं। तो मेगन मुझे बताती है कि भाई तुम्हें वो आदमी याद है, वो 20 साल पुरानी बात जो थी। तो हाँ मुझे याद है, अचानक से क्या हुआ, तुम एकदम से उसके बारे में क्यों बोल रहे हो। तो मेगन मुझे बताती है कि दरअसल उसके घर में कल रात को नॉकिंग हुई थी 5 बार। और जब मेगन ने कैमरे से देखा था तो बाहर मामी जी खड़ी थी, एमी। और मेगन ने बताया कि मामी जी की एज बिल्कुल उतनी ही लग रही थी जितनी उस समय थी। ना तो वो बूढ़ी हुई है ना कुछ, वो बिल्कुल सेम वैसी ही लग रही थी जैसी वो 20 साल पहले थी। इनफैक्ट उन्होंने ड्रेस भी वही पहनी हुई थी, 20 साल पुरानी वाली। और मामी जी कैमरे को देखकर सेम वैसे ही हंस रही थी, वही क्रीपी तरीके से। ऑल्दो मेगन ने दरवाज़ा नहीं खोला था, बट मेगन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और मेगन ने कॉल करके मुझे ये सारी चीज़ें बताई। और तब मुझे लगा कि शायद मुझे आप सबको भी ये चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपके घर के बाहर कोई 5 बार नॉक करे तो मत खोलना। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी औरत आए जिसे आपको इग्नोर करना पड़े।